आशा करते हैं आप सभी की 17 दिसंबर की तैयारी अच्छी चल रही होगी, जिसमें मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2023 है और यहाँ पे इससे संबंधित बेस्ट 200 प्रश्न सम्मिलित किए जा रहे हैं और ये इकाई 7 से प्रश्न यहाँ पे लिए जा रहे हैं और इसका व्याख्या सहित हम हल बताते हैं। और इसका सेट 6 है। सेट में 10 से 15 प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इससे पहले 5 सेट सम्मिलित किए जा चुके हैं। और यहाँ पे इसके वीडियोस आपको देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई, वहाँ पर जाकर भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। अंत में इसका एक कंप्लीट सेट आएगा, इसमें सारे सेट को हम कंपाइल कर देंगे और एक वीडियो उसमें रहेगा और इसमें सारे जो संभावित 200 प्रश्न जिसकी प्रैक्टिस हम करना चाह रहे हैं वो उसमें सम्मिलित होंगे। आप तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवव्रत नोई। आइए प्रश्न पर आते हैं। ये पहला सवाल है कृषि से संबंधित। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित होता है? देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए, कृषि यदि हम बोलते हैं तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें डिपार्टमेंट है या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें होती है। जैसे मान लो हम फार्मिंग बोल दिए या फिर एग्रीकल्चर बोल दिए, तो बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे मान लो पशुपालन भी इसमें आता है, ठीक है, पशुपालन, फसलें उगाना, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं मधुमक्खी पालन या फिर अन्य बहुत सारी चीज़ें, जैसे मछली पालन हो गया, ठीक है, मुर्गी पालन, या बहुत सारे सेक्टर है कृषि के अंदर, जो कृषि या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत अलाइड सेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि मिश्रित कृषि में क्या होता है, एक फसल के साथ हम दूसरी फसल बोएंगे तो ये मिश्रित कृषि हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मिश्रित कृषि में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, मिश्रित कृषि में ये होता है कि एक सेक्टर जो अलाइड सेक्टर है उसके साथ साथ दूसरा अलाइड सेक्टर, जैसे मान लो फसल हम बो रहे हैं, फसल के साथ साथ जैसे हमने कर लिया गया पशुपालन कर लिए, मधुमक्खी पालन कर लिए या फिर मछली पालन कर लिए, तो यहाँ पे इस प्रकार यदि दो सेक्टर को हम कंबाइन करेंगे तब उसको बोलेंगे मिक्स्ड फार्मिंग या फिर मिश्रित कृषि, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो आई होप आप इसके बाद इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। मिश्रित कृषि मतलब होता है कृषि के दो अलाइड सेक्टर को एक साथ मिलाना। जैसे मान लो फसलें हम उगा रहे हैं, उसके साथ साथ ये करना। अब हम प्रश्न पे आते हैं। आई होप इसके बाद आपको इस प्रश्न की जो मांग है वो समझ में आ गई होगी। विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, क्या ये मिश्रित फार्मिंग है? नहीं, ये मिश्रित फार्मिंग नहीं होती है। ये योजनाबद्ध तरीके से उगाना मिश्रित फार्मिंग के अंतर्गत, मतलब बहुत दूर से संबंध है, पास का संबंध नहीं है इसका। रबी एवं खरीफ की फसलों को साथ साथ उगाना, रबी और खरीफ की फसलों को साथ साथ उगाना, नहीं, ये भी नहीं, मिक्स्ड फार्मिंग नहीं है, मिक्स्ड फार्मिंग नहीं है ये। और आगे है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, फलों को उगाना तथा सब्जी को उगाना। तो देखो, ये फल और सब्जी को उगाना एक साथ, ये मिक्स्ड फार्मिंग नहीं है। ये देखो, ये तीसरा ऑप्शन जो है, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फसलें उगाना और पशुपालन करना, जो अलाइड सेक्टर को हमने मिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फसलें और पशुपालन, ये दो अलाइड सेक्टर है इसके, एग्रीकल्चर के, इन दोनों को हमने मिक्स किए तो ये बन जाती है मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। आंसर है इस प्रश्न का सी, ठीक है, आंसर है इस प्रश्न का सी। अगला सवाल है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोलंबिया, जिम्बाब्वे, मलेशिया या फिर भारत? विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। आंसर है इसका डी। दुनिया में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है और सालाना देश में 30.5 मिलियन टन केले का उत्पादन होता है। भारत के बाद चीन 12 मिलियन टन का उत्पादन करता है। और भारत में केले के उत्पादन से संबंधित अन्य चीज़ें हम देखते हैं तो भारत में केले की खेती मिट्टी और जलवायु की स्थिति के कारण पूरे देश में होती है। तो ये अनुकूल जलवायु केले के लिए, तो ये पूरे देश भर में इसकी खेती देखने को मिल सकती है। अगला सवाल है, किस देश से डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है? ब्राज़ील, भारत, पेरू या फिर मॉरिशस? ये डोडो पक्षी विलुप्त हुआ है मॉरिशस देश से। आंसर है इसका डी। आंसर है इसका डी। डोडो पक्षी, जिसको हम राफस कुकुलेटस के नाम से भी जानेंगे, और हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस का स्थानीय पक्षी था। यह पक्षी कबूतर और फाख्ता के परिवार से जुड़ा था। डोडो उड़ने में असमर्थ पक्षी था। डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण क्या है? मानव द्वारा अत्यधिक शिकार और प्राकृतिक आवास में मानव हस्तक्षेप, बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बन पाना, समय के साथ खुद को नहीं बदल पाया, ये भी इसका कारण है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर है डोडो पक्षी विलुप्त हो गया कि ये किस देश संबंधित? ये मॉरिशस से है। अगला सवाल है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? कौन सा जंगल है? टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन, पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन? पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है यहाँ पे अमेजन वर्षा वन। आंसर है इसका सी।
आंसर है इसका सी। अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है और यह दक्षिण अमेरिका की अमेजन बेसिन में फैला है। यह 2.1 मिलियन वर्ग मीटर में फैला है। अगर यह कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। ठीक है, ये जिस क्षेत्र में ये जंगल फैला हुआ है। अमेजन वर्षावन को कई नामों से जाना जाता है, एमेजोनिया, अमेजन, पृथ्वी का फेफड़ा, ग्रह के फेफड़े। ठीक है, तो ये इसके संबंधित अन्य जानकारी है। अगला सवाल है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है। टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें कौन सी तरंगे उपयोग होती है? आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आपके घर में टीवी का जो रिमोट होगा, टीवी के रिमोट को किसी मिरर के सामने, आईने के सामने ऐसा करके उसको दबा के देखना, उसकी बटन प्रेस करके देखना। आपको रिमोट में तो कुछ दिखाई नहीं देगी, लेकिन रिमोट में जो तरंग है उसका रंग दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप आईने में जब करेंगे तो आईने में उसका रंग आपको दिखाई देगा। ठीक है, जब आप बटन प्रेस करते हैं तो वहाँ पे कुछ मूवमेंट होता है, कुछ रंग वहाँ पे दिखाई देगा। तो आप इस प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको नग्न आंखों से ये तरंगे नहीं दिखाई देगी जब तक कि आप इसमें मतलब डायरेक्ट नहीं आप देख सकते। जैसे मान लो रिमोट कंट्रोल में आप दबा के देखेंगे आँख के सामने तो आपको नहीं दिखेगी, लेकिन आप यदि आईने का इस्तेमाल करेंगे तो आईने में आपको दिख जाएगी। ठीक है, प्रश्न में जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें या पराबैंगनी किरणें। जो रिमोट कंट्रोल में जो उपयोग की जाने वाली तरंग है वो है अवरक्त किरणें। आंसर है इसका ए, इंफ्रारेड रेस। इसका उपयोग, अवरक्त किरणों का उपयोग हम जैसे सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं, रात में आप देखना, रात में कोई लाइट छोड़ते हैं, ठीक है, उसके आसपास कुछ गोले लगे हुए होते हैं, उसके गोले में कुछ छोटे छोटे लाइट लगे रहते हैं, वो छोड़ते हैं अवरक्त किरणें, तब जाके वो रात में भी इमेज लेने में सक्षम हो पाती है। आंसर है इसका ए। आंसर है इसका ए। अवरक्त किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक प्रकार है। इनका तरंग दैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से ज़्यादा और सूक्ष्म तरंगों से कम होता है। अवरक्त किरणों को इंफ्रारेड किरणें भी कहा जाता है। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगे के वर्णक्रम में यह लाल रंग से नीचे होती है। आंसर है इसका ए। निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? दूध से दही बनने के दौरान कौन सा अम्ल बनता है? एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल? दूध से दही बनने के दौरान जो अम्ल बनता है वो है लैक्टिक अम्ल। आंसर है इसका डी। लैक्टोबैसिलस नामक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर खुद को गुणा करता है, मतलब अपने जैसी बॉडीज बनाता है और कुछ घंटों में ही दूध को दही में बदल देता है। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में थकान पैदा करता है। यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका अणुसूत्र है C3H6O3। लगातार काम करने से ग्लाइकोजन लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और इससे मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगती है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित अन्य चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आई, लैक्टिक अम्ल से संबंधित। अगला सवाल है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। जब रक्त का थक्का जब बनता है तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन होता है तो उसमें जो भाग लेता है वो एंजाइम वो कौन सा है? पेप्सिन, माल्टेज, थ्रोम्बिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन? यहाँ पे एंजाइम्स भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहे, एंजाइम्स भी जरूरी हो गए। एंजाइम्स किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या तो तेज करते हैं या धीमा कर देते हैं, और यदि प्रक्रिया सेम टू सेम रहे तो एंजाइम का रोल वहाँ पे कम रहता है। ये किसी भी प्रक्रिया को शुरू नहीं करते। ठीक है, ये ध्यान रहे, एंजाइम की एक खास विशेषता होती है कि किसी प्रक्रिया, जो रासायनिक प्रक्रिया है उसको शुरू नहीं करते, वो उसको या तो एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट करके उसको तेज कर देते हैं या फिर उसको धीमा कर देते हैं। ये एंजाइम की विशेषता होती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई रासायनिक क्रिया हो रही है तो रासायनिक क्रिया दो तत्वों या फिर दो अणु या फिर दो यौगिकों को आपस में मिलने से होती है। यहाँ पे यदि वो दोनों मिल रहे हैं या फिर इस टाइप से कोई रासायनिक क्रिया हो रही है तो उस क्रिया को शुरू नहीं करेगा एंजाइम, उसको या तो तेज करेगा या फिर कम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रक्त का थक्का बनने में यहाँ पे जो इस प्रक्रिया में जो एंजाइम यहाँ पे जिम्मेदार है वो है थ्रोम्बिन। आंसर इसका सी। आंसर इसका सी। रक्त का थक्का जमने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने का काम थ्रोम्बिन नामक एंजाइम करता है। थ्रोम्बिन एक प्राकृतिक एंजाइम है। यह एंजाइम प्लेटलेट्स नाम की कोशिकाओं को सक्रिय करता है और फाइब्रिनोजन नाम के प्रोटीन को काटकर फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिनोजन एक घुलनशील प्रोटीन है और रक्त का थक्का जमना एक ऐसा तंत्र है जो चोट लगने पर रक्त की हानि को रोकता है। रक्त का थक्का बनाने में सोडियम आयन भी सहायक होता है। ठीक है, रक्त का थक्का यदि ना जमे तो आपका शरीर से रक्त लगातार बहते रहेगा। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है?
एंजाइम, हार्मोन, आरएनए या फिर डीएनए? इसके लिए उत्तरदायी है डीएनए। आंसर है इसका डी। आंसर है इसका डी। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी एसिड होता है। यह जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाने वाला तंतुनुमा अणु है। इसमें आनुवंशिक कूट निबद्ध रहता है और डीएनए की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। और डीएनए के कुछ प्रमुख कार्य हम और देख लेते हैं। आनुवंशिक गुणों का संचार व्यक्ति से उसकी संतान में करना, और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए आरएनए में रूपांतरित होकर प्रोटीन का निर्माण करता है और शरीर द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण के लिए डायरेक्शन देता है या फिर निर्देश देता है। और भी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डीएनए के बारे में आप पीडीएफ में इसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित जोड़े सुमेलित करें। यहाँ पे प्रक्षेपण यान दिया गया है और यहाँ पे सैटेलाइट है, और इसका उत्तर आपको देना है कूट से संबंधित। ठीक है, कूट से संबंधित यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है। आपको यहाँ पे जोड़ी बनाना है, किसका संबंध किससे है, यहाँ पे दिए गए कूट, उसके बाद आपको इसका सही आंसर देना है। प्रक्षेपण यान हम देखते हैं यहाँ पे उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 SLV-3, संवर्धित प्रक्षेपण यान ASLV, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, भूसमकालिक प्रक्षेपण यान GSLV। यहाँ पे सैटेलाइट दी गई चंद्रयान 1, रोहिणी, SROSSC, एड्यूसैट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको संबंध बताना है किसका संबंध किससे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उपग्रह प्रक्षेपण यान 3, उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 का संबंध यहाँ पे है रोहिणी से। ठीक है, अगला है संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV का संबंध यहाँ पे SROSSC से, इसका संबंध है इससे। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का संबंध यहाँ पे चंद्रयान 1 से। और भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV का संबंध यहाँ पे सीधा यहाँ पे एड्यूसैट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ए का दो वाले कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे। ए का 2, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब इसके बाद ये दो क्रॉस हो गए, ये खत्म। बी का है यहाँ पे संबंध 3 से, तो बी का संबंध 3 से है। ए का, हाँ, बी का 3 से, बिल्कुल, ये 2 अभी चल रहे हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का संबंध है यहाँ पे चंद्रयान 1 से, मतलब 1 से। 3 का संबंध है 1 से। सी का संबंध है 1 से, तो सी का संबंध 1 से किस में है, डी में है, नहीं है, सी में है, हाँ बिल्कुल है। ये दो पहले कैंसिल हो चुके, डी वाला भी कैंसिल, आखिरी में बचा है ए वाला। तो एक और देख लेते, भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, तो डी का संबंध 4 से, हाँ, तो ये बिल्कुल ए वाला कूट बिल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। आंसर है इसका ए। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? अग्नि, नाग, त्रिशूल या फिर पृथ्वी? भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है यहाँ पे त्रिशूल। ये मिसाइल है त्रिशूल। आंसर है इसका सी। त्रिशूल नौसेना, थल सेना और वायुसेना के लिए प्रयोग होने वाला अस्त्र है। इसका उपयोग नीची उड़ान भर रहे विमानों को मार गिराने के लिए किया जाता है। त्रिशूल के नौसैनिक संस्करण को टारपीडो MK2 नाम से जाना जाता है और 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी ये मिसाइल धरती से आसमान में 9 किलोमीटर तक मार कर सकती है। टांग्या कृषि जहाँ की जाती है वह है, टांग्या कृषि कहाँ की जाती है? म्यांमार, जापान, न्यूजीलैंड या फिर फिलीपींस? टांग्या कृषि की जाती है म्यांमार में। आंसर है इसका ए। टांग्या कृषि वर्मा यानी म्यांमार में शुरू हुई एक प्रणाली है। इसमें स्थानीय किसानों को चाय की खेती करने की अनुमति दी जाती है। इस प्रणाली के तहत किसी बाग या वृक्षारोपण के शुरुआती चरण में पेड़ छोटे और दूर दूर होते हैं। नए लगाए गए पेड़ों के बीच की खाली जगह में मौसमी फसल उगाई जाती है। तो ये कुछ जानकारी है टांग्या कृषि के संबंध में। इस प्रश्न का आंसर है ए, म्यांमार।